हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीबीएसई ने 12th क्लास की डे शीट अनाउंस कर दी है। काफ़ी टाइम हो गया और आपको मालूम ही है कि फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम है वो होना है 13 मई को। हाँ ठीक है, टाइम है अभी आप लोगों के पास। तो उसी टाइम इंटरवल को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि एक सीरीज़ निकालेंगे। उसका नाम होगा स्कोर 90+। दैट मीन्स उस सीरीज़ का मोटो होगा सीबीएसई में इस प्लेटफॉर्म पर जो भी बच्चा है उसके 90+ स्कोर होने चाहिए। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट प्योरली थ्योरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई 2021। क्लियर एकदम। जो भी डिलीटेड पोर्शन होगा उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे अपनी इस सीरीज में। क्लियर एकदम। अब उसमें प्योरली मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। उसकी जो पीडीएफ होगी वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके काम आएगा कब? ड्यूरिंग रिवीजन। क्लियर एकदम। जब आप शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन आप करेंगे एग्ज़ाम से पहले, वो काम आएगा। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जिसने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है या फिर सो एंड सो वाली कंडीशन है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल होने वाला है। तो 2 हिस्सों में मैं इसको तोड़ूंगा। पहले पार्ट में प्योरली थ्योरी होगी, उसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू रिवाइज करिकुलम। और दूसरे पोर्शन में सीबीएसई ने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर एकदम। नेक्स्ट पार्ट में उसके, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे कंप्लीट पैकेज आपके पास हो जाएगा थ्योरी प्लस एप्लीकेशन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स हर चैप्टर को हम मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट उसकी थ्योरी कंप्लीट एंड सेकेंड एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स, और अगर डेरिवेशन होगा तो हम बता देंगे कि भाई ये थ्योरी वाले पोर्शन में कवर हो चुकी है। क्लियर है एकदम। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। कि हाँ भाई ठीक है, मुझे हर चीज़ समझ में आ गई है, थियोरेटिकल पोर्शन भी और सीबीएसई बेस्ड उसकी एप्लीकेशन भी। क्लियर है एकदम। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ आप लोगों के पास होंगी ही। तो एग्ज़ाम से पहले वो पीडीएफ आपको बहुत हेल्पफुल होंगी फॉर क्विक रिवीजन। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगी, ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर्ड होगा। ऐसे समझिए कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवाइज सिलेबस का निचोड़ होगा इन लेक्चर सीरीज में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है लेक्चर सीरीज। बहुत ही ध्यान से इनको आप देखिएगा। हो सकता है कुछ लेक्चर्स लंबे हो जाएं, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन आप ये समझिए कि पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से उस लेक्चर में है। वो लेक्चर बराबर जितना भी हमने, जैसे कि हम समझते हैं, पहला चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितने भी लेक्चर, उन सब का निचोड़ उस लेक्चर में है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ये सीरीज कितना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, और जो भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हम बात करेंगे बच्चों चार्जेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं, और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, देखिए चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। चार्ज की एक डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं बच्चों। ये जो भी हमारा मैटर है वो एटम्स के मिल करके बना है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, दे आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ बच्चों।
इन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैटर. सो चार्ज इज व्हाट? इट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैटर. बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों. ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम. ये सभी जानते हैं. सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. CGS यूनिट इसकी होती है ESCU, and that's the relation between 1 coulomb and CESU. क्लियर एकदम. ये 1 मार्क्स में बोर्ड में आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. अब बच्चों 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ये सब हम जानते हैं, बेसिक बातें चार्जेस के बारे में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. और कभी कभी बोर्ड में बच्चों आ जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. तो ध्यान रखना बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये सभी को पता ही है. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली बच्चों. नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पर. देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखिए लिखी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. बिल्कुल करेक्ट. दैट मीन्स लाइक चार्ज मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये क्या करेंगे बच्चों? रिपल्शन. इनमें नफरत होती है, ये आपस में रिपेल करते हैं. और जो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो आपस में क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्जेस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दैट इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. बिल्कुल ठीक, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन्स जब भी आपको चार्जेस को जब भी आपको चार्जेस का एडिशन करना है, तो सिंपली यू हैव टू ऐड द चार्जेस विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन. व्हाई आई एम राइटिंग दिस लाइन प्रॉपर साइन कन्वेंशन? दैट मीन्स मान लीजिए एक सिस्टम में 3-4 चार्जेस हैं, 2 कूलम, 3 कूलम एंड -4 कूलम. तो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों? 2 + 3 - 4. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विच इज 1 कूलम. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये क्या है बच्चों? ऐसा ध्यान रखो कि जब भी बच्चों हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमेशा हम जो चार्जेस का ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके से करते हैं. लेट्स से एक बॉडी है A, एक बॉडी है B बच्चों. क्लियर है एकदम? मान लो मुझे यहाँ से यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र करना है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र बच्चों हमेशा होगा लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ऑल द फ्री चार्जेस ऑन अ बॉडी आर प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, or we can say that charges are always present or transferred from one body to another in terms of capital Q बराबर NE, where N is what? Integers, and E is what? Charge on 1 electron, which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम, सिंपल सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बिल्कुल ठीक है. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन ए सिस्टम, बट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. बिल्कुल ठीक, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक सिस्टम है इस तरीके से. मान लो मेरे पास एक तरह से सिस्टम है, यहाँ पर बॉडीज़ हैं A, B और C. यहाँ इस पर है लेट से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पर है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पर है लेट से 3 माइक्रोकूलम का चार्ज. तो देखो बच्चों टोटल चार्ज कितना है? 5 + 3 8 + 2 10. सो टोटल चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम. नाउ अब मान लो अगर मैं A से C में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र कर दूँ, सो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 1 माइक्रोकूलम. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोकूलम. क्लियर है? अभी भी देखो A का चार्ज चेंज हुआ, C का चार्ज चेंज हुआ, लेकिन टोटल सम अभी भी बच्चों 10 माइक्रोकूलम ही रहेगा. एंड दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इसके बेसिस पर टैकल कर लेते हैं. ओके, चलते हैं हम आगे की तरफ.
स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मैग्नेटिज्म वगैरह हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर है। और एसिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। करेक्ट, एसिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कई बार बोर्ड में तो क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द लेट्स से 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ ईएम वेव्स, ईएम रेज, एसिलरेटेड चार्ज। सिंपली चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द स्पीड लाइक मास डू। यस, आपको पता होगा आइंस्टीन साहब का एक रिलेशन m is equals to m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि मास जो है स्पीड ऑफ द बॉडी के साथ चेंज होता है। वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास, जब वो रुका हुआ है, m इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज moving with velocity v and c is the speed of light. In normal case v is very small, so m बराबर m नॉट, बट अगर v c के साथ कंपैरिजन में है सो m विल चेंज। बट चार्जेस के साथ बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता। करेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बोर्ड में आ जाता है तो सिंपल आप उनको लिख दीजिए। उसके बाद है बच्चों देखो वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। हम किसी एक बॉडी को किस तरह से चार्ज कर देते हैं बच्चों, तो उसके देखिए 3 तरीके होते हैं। 3 बेसिक फिनोमिनाज हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। डिटेल में क्या, एक थ्योरी है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू एनसीईआरटी में भी समझाया हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन को। क्लियर है एकदम। वो क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वो सिंपल है बच्चों, जब भी क्या होगा, जब भी हम 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, बच्चों, तो क्या होता है फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का एक्सचेंज होता है। क्लियर है। मान लो इन दो बॉडीज़ को मैंने आपस में रब किया, ठीक, तो इनमें बेसिकली हीट का, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। अब क्या होगा बच्चों, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम बात करते हैं चार्ज के ट्रांसफ़र की, लेट्स से बॉडी ए और बॉडी बी। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जब भी हम कहते हैं ए से बी में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, चार्ज के ट्रांसफ़र में हमेशा रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कभी भी मूव नहीं करता, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितना एक हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करने में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। सो लैब में प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ए से बी में जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का बच्चों। क्लियर है एकदम। अब देखो ये आपने सुने होंगे न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इनके मीनिंग बच्चों आपको समझने होंगे। ये सारा रिलेशन चार्ज ट्रांसफ़र है बच्चों। न्यूट्रल बॉडी का मतलब बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है बच्चों कि उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं होता जीरो चार्ज। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज इज जीरो। दैट मीन्स जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास कितना चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, मान लो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, मान लो ऐसे चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको ये पॉइंट्स, ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या चक्कर है बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है ये हम समझते हैं। मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ये रही, ठीक, और मेरे पास मान लो बच्चों एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दूसरी ये रही। अब मान लो मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर के आता हूँ, तो क्या होता है बच्चों, देखो मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे बच्चों, और उसके अपोजिट एंड में उसका अपोजिट चार्ज विच इज़ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक तरह से हमने इस बॉडी पर चार्ज का सेपरेशन कर दिया। अब देखो बच्चों इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज, जो कि इसके पास था।
क्लियर एकदम। यहाँ पे बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्यों बोलते हैं इसको बाउंड चार्ज? क्योंकि ये चार्ज जो है बाउंड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है एकदम। इनको बोलते हैं बच्चों फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मतलब ये किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर मैं इसको ग्राउंडिंग कर दूं तो ये ग्राउंड में चले जाएंगे। अब मान लो मैं इस वाले एंड को ग्राउंड कर देता हूँ, इस वाले एंड को ग्राउंड कर देता हूँ। क्लियर है? तो क्या होगा, अब क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मान लो मैं अपना ये वाला रॉड हटा दूं तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो सारे में फैल जाएगा कंडक्टर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंडक्टर की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब आपने रॉड हटा लिया, लेकिन ओवरऑल ये कौन सा चार्ज हो गया बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। तो इसी को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाया इंडक्शन। और चार्जिंग वाया कंडक्शन क्या होता है बच्चों? सिंपली हम उसमें क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा देते हैं। एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये आपको पता ही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़। क्लियर है एकदम। उसकी वजह से जो दूसरी न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज आया है, इसी फिनोमेना को बोल देते हैं बच्चों हम चार्जिंग बाया कंडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। क्लियर है एकदम। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, कूलम्स लॉ की तरफ। वो क्या है सभी को पता है, आपका बहुत ब्यूटीफुल सा लॉ, कि 2 पॉइंट चार्जेस मान लो स्पेस में रखे हुए हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, मान लो वो दोनों r डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो बच्चों इन दोनों चार्जेस में एक फोर्स ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये डिपेंड करेगा बच्चों पोलैरिटी ऑफ चार्जेस पर। ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे कूलम साहब, सबसे पहले उन्होंने ये लॉ दिया। उन्होंने बताया कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं मान लो r डिस्टेंस की दूरी पर हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, ये बाद की चीज़ है, हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, और बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। क्लियर एकदम। अब उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये रिलेशन आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा बच्चों, तो सम कांस्टेंट इज देयर। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक्चुअल में वो होता है 1/4πε0। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। सो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, वो आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 by r square, where Q1 Q2 are point charges which are separated by distance r। बच्चों यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन ही हमें ये बताती है कि ये जो फोर्स है, ये जो कूलम्बिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। जैसे ही आप मीडियम चेंज करोगे ये चीज़ चेंज हो जाती है। इसका महत्व सबसे ज़्यादा पता चलता है बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों ये सब पता होनी चाहिए, बोर्ड में कभी कभार आ जाती है। 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। देखिए बच्चों यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, हेयर द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ऑन चेंजिंग द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस फोर्स विल डिक्रीज। ये आप सब जानते हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आपको आगे प्रोसीड करा रहा हूँ। क्लियर एकदम, समझ में आ गया? अच्छा भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम फोर्स, जो फोर्स हमने पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों, कूलम्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर बच्चों जो 12th सीरीज़ में इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज़ में जो दूसरा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, उसमें एक प्रॉब्लम मैंने कराई हुई है। एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ, एक रॉड ली हुई है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकलवाई थी वाया इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस।
दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, ये वर्ड हमें 11वीं क्लास में पता चलता है। दैट मीन्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है एकदम। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। बिल्कुल करेक्ट। दैट मीन्स मान लीजिए दो फोर्सेज हैं Q1 और Q2। Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ लेट से रिपेल कर रहा है वाया मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो ये वाला फोर्स भी इस पर इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स ही लगाएगा। दैट मीन्स F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F21 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। यही लाइन क्या बताती है, इट फॉलो एक्शन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम कंसेप्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स दैट इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। करेक्ट एकदम। दैट मीन्स मान लीजिए बच्चों दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब उन दोनों में जो फोर्स लगेगी बच्चों वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगी। ऐसा नहीं है ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। रॉन्ग। द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। और जो भी फोर्स इस तरीके के रिलेशन को फॉलो करती हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद है बच्चों दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। ऑन चेंजिंग द मीडियम द फोर्स विल डिक्रीज। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, K टाइम, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये सब आपको पता है। क्लियर एकदम, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर यूं कहो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। डू नॉट यूज द साइन ऑफ चार्जेस। करेक्ट, डोंट यूज द साइन ऑफ चार्जेस। साइन जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है रिपल्शन और अट्रैक्शन के बारे में। उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। मान लो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, नफरत, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, प्यार। नफरत मतलब रिपल्शन। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल मतलब अपने से दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा। और ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये वाला चार्ज भी इसको अपने से दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा। सेम हेयर वाई, ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला चार्ज इसको अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट, और सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट मीन्स ये आपको पता ही होगा कि अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकालनी है, सो वी विल यूज वेक्टर्स लॉ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद बच्चों हम देखिए कुछ न्यूमेरिकल देख सकते हैं सिंपल सिंपल से। और बाकी आप न्यूमेरिकल्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड लेक्चर आप देख सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी कॉर्नर्स पर Q चार्ज रख दिया है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट A, दैट मीन्स हेयर। अब देखिए बच्चों इस पर नेट फोर्स निकालनी है, तो कौन कौन इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। ऐसा थोड़ा ही है कि ये वाला चार्ज अपने ऊपर खुद ही फोर्स लगा लेगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। अब देखो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं बच्चों, रिपेल, सो करा दिया रिपेल। ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल, तो करा दिया रिपेल। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, दैट मीन्स K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है बच्चों। इसका भी कितना होगा, K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये दोनों फोर्स तो सेम हो गई। और ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। अब हमें वेक्टर्स निकालते हुए रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, सिंपली अंडर रूट, लेट से इसको FF मान लो, इसको FF मान लो, या फिर इसको x मान लेते हैं। क्लियर है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बच्चों, हाफ, दैट मीन्स अंडर रूट 3x, दैट मीन्स अंडर रूट 3 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, और डायरेक्शन कहीं बीच में से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
यहाँ पर भी हमें वही करना है बच्चों, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इसका क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2l का होल स्क्वायर। अब इन तीनों वेक्टर्स को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या यहाँ तक डिस्कशन क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, मैथमेटिकली भी समझेंगे, फिजिकली भी हम इसको समझेंगे। देखते हैं, मान लो बच्चों मेरे पास लेट्स से 2 चार्जेस हैं, लेट्स से यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2। ठीक, क्लियर है एकदम? अब ऐसे समझो, मान लो मैंने इसको किसी भी तरीके से फिक्स कर रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये वाला चार्ज इसको बच्चों क्या कर रहा है, मान लो बोथ पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल विद सम फोर्स F। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो कि क्या होगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब बच्चों मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ऐसा क्या था यहाँ पर जो इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाई। अब ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ से हाथ निकला और उसको धक्का मार रहा है। तो बच्चों ऐसे ही कंसेप्ट को बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया कि ये वाला चार्ज अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? एक ऑरा क्रिएट कर रहा है ये चार्ज अपने चारों ओर। और जब ये वाला चार्ज इसके ऑरा में एंटर करता है तो ये इस पर लगाता है फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज, जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज, जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों सोर्स चार्ज, जिसकी हम फील्ड निकाल रहे होते हैं। ठीक, क्लियर है एकदम? सो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच व्हेन अनदर टेस्ट चार्ज एंटर्स इट विल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका क्या होगा? मान लो एक क्यू चार्ज है, ठीक, क्यू चार्ज है, और मान लो आर डिस्टेंस की दूरी पर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज हेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज एट दैट पॉइंट वेयर यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ योर सोर्स चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फोर्स कितनी होगी बच्चों? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स कितनी होगी? के कैपिटल Q 1 इंटू आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें ये भी पता चल गया व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विच इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस आर। अगर कोई पूछ ले how the electric field is varying with r for a point charge, तो क्या होगा बच्चों? कैसे वेरी कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? लाइक दिस। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। बिल्कुल ठीक बात है यार, ऐसा तो नहीं है ना अभी ये दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इनका सेपरेशन में बढ़ा दूं तो भी फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के कितने तरीके मैंने आपको बताए। अब मान लो बच्चों कोई कहेगा कि नहीं मैं तो 1 कूलम नहीं ले रहा, तो कोई बात नहीं, 6th-7th क्लास में यूनिटरी मेथड तो सभी ने खेला होगा। यूनिटरी मेथड की 100 बॉल की कीमत तो पता है, मतलब कि 100 कूलम पर चार्ज तो फोर्स तो पता है, 1 बॉल की कीमत निकाल ले। कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड कर दे। तो अगर नहीं ले रहे हो आप, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक चार्ज है Q और एक चार्ज है स्मॉल q, आर डिस्टेंस अपार्ट, तो फोर्स कितनी लगा रहे हैं इस पर? ये Q वाला चार्ज इस पर फोर्स कितनी लगा रहा होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर।
तो अब क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब क्या निकालना है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो कितना आएगा बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यही क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इस स्मॉल क्यू की या कैपिटल क्यू की, कैपिटल क्यू की। जिस पर हम फोर्स निकालते हैं वो तो हमारा टेस्ट चार्ज हुआ बच्चों, और जिस की वजह से हम फोर्स निकालते हैं वो हुआ हमारा सोर्स चार्ज, और आर डिस्टेंस पर उसी की फील्ड होती है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि ये भी तो इसको इफेक्ट कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए बच्चों हम स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी आप बुक्स में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, लिमिट स्मॉल क्यू टेंड्स टू जीरो एफ बाय क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरीके से लिमिट टेंड्स टू जीरो का क्या रोल है यहाँ पर, कि ये वाला टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई बच्चों, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चों, न्यूटन पर कूलम। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो कितना हो गया बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों। सो यहाँ से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन भी बन गया, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू। दैट मीन्स एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऐसे समझो, मान लो कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गिवन है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और एक जगह रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक जगह रखा हुआ है बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, किधर की तरफ फोर्स लगेगी इस पर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इस पर किधर लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये सब कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से बच्चों देखो, जब पॉजिटिव चार्ज पुट करूंगा तो सिंपली एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। जब नेगेटिव चार्ज पुट करूंगा तो एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। माइनस साइन ये बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। और इसको आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे समझो, जैसे हमने कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम करी है, वैसे ही सेम एज इट इज किसकी प्रॉब्लम होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस ध्यान रखना जो दूसरा चार्ज है वो क्या होता है, 1 कूलम का। अगर नहीं भी है ऐसा तो हम इस तरीके की कहानी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चों, अब एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हम यहाँ देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये बोर्ड में आ जाता है बच्चों। अब ऐसे समझो, सबसे पहले ये लाइन का मतलब समझेंगे हम। मान लो ये चार्ज रिंग है मेरे पास, लेट से ये मेरे पास एक चार्ज रिंग है और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से जो लाइन पास होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम एक्सिस। अब उस एक्सिस पर सेंटर से मान लो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं, सिंपल है। मान लो बच्चों ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली होगा बच्चों तो सीबीएसई में इतना टिपिकल नहीं आएगा, वो कंपटीशन का पार्ट हो जाएगा हमारा। मान लीजिए इस तरीके से ये हो गई अपनी एक्सिस बच्चों, और रिंग का रेडियस हो गया आर। सेंटर से मान लो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो मालूम है ना बच्चों, ये वाला के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से है आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो कोई बात नहीं, ये बहुत सारे चार्ज हैं, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो मैं एक स्मॉल एलिमेंट्री इसका एलिमेंट ले लेता हूँ, इस पर चार्ज है डी क्यू। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगी यार, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से
रेडियली आउटवर्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल, विच इज डी ई, वो कितनी होगी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा। सो ये क्या हो गया बच्चों, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों, डी ई साइन थीटा। अब देखो बच्चों, ऐसा ही जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर भी होगा सिमेट्रिकली, उसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। सिमेट्री से कह सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब बच्चों के दिमाग में ये बैठा रहता है बच्चों कि हमें डी ई नेट लिखते टाइम 2 डी ई कॉस थीटा ले लेना चाहिए। गलत है वो। इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये चार्ज रिंग है, ये दो एलिमेंट तो हमने ले लिए, लेकिन खाली यही तो एलिमेंट है क्या, नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, उसका साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। दैट मीन्स यहाँ पर साइन कंपोनेंट इस तरीके से होंगे और वो सारे के सारे साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस एंड विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट। सो डी ई नेट लिखते टाइम हम सिंपली क्या लिखेंगे बच्चों, डी ई कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों, सिंपली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला आर क्या होगा, ये वाला आर क्या होगा बच्चों, ये वाला आर, ये आर क्या है, ये आर क्या है, दिस वन, ये आर यहाँ पर क्या है, दिस वन। तो सिंपली बच्चों क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली बच्चों क्या आ गया, कि एक्स डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या आ गया, डी ई नेट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सब चीज़ कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। ठीक है, नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन डी क्यू का होगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। सेंटर पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। यहाँ पर 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये होती नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई बच्चों आपसे पूछ रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसको सिंपल भाषा में बताना इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी है। डेफिनेशन तो वही देनी है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों, एनर्जी। और ये तो हम पढ़ भी चुके हैं बच्चों, क्योंकि सारी चीज़ें हम रिकॉल कर चुके हैं। तो आपको याद होगा एक्सप्रेशन का, एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है ½ε0E², और वही हमें बता देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट बच्चों उस एनर्जी के प्रारूप को पढ़ने के लिए भी तो हमें, रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए था। तो हमने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स on which tangent give the direction of net electric field at that point at that tangent। इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब बच्चों देखिए, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों, वो रेडियली आउटवर्ड होती है हर डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड। while negative charge में it is radially inward। it is the electric field lines just because of two similar point charges। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं।
एंड इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखिए बच्चों यहाँ से बाहर निकल रही है और ये इसमें टर्मिनेट हो रही है लाइक दिस। सीबीएसई में बनाने को आ जाता है तो सिंपल ये आप लोग उसको बना करके दिखा दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। यहाँ पर देखिए दे स्टार्ट देयर ओरिजिनेशन इज पॉजिटिव चार्ज एंड देयर टर्मिनेशन इज नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज आइसोलेट है तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बट जब एक चार्जेस का सिस्टम है तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। उसके बाद टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक ऐसे समझो मान लो यहीं पर ही मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ की बात करता हूँ बच्चों, इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पर देखो टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट इस तरीके से था तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई, देखो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड ऐसे। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड। और इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो टेंजेंट एट एवरी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यस, मान लीजिए इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर पॉइंट स्पेसिंग बहुत कम है, बहुत कम है ये स्पेसिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये स्पेसिंग ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर है एकदम? Spacing between the electric field line give the information about uniform and non, yes, uniform and non-uniform electric field। अगर स्पेसिंग हर जगह सेम है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको ये बनाना आना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस में क्या है, स्पेसिंग में क्या है, वेरिएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है बच्चों, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। यस, करेक्ट। अगर कहीं ये इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे और दो डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर। यस, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। अगर क्लोज लूप फॉर्म कर लेंगी तो यहाँ पर मैंने चार्ज रखा तो इनफाइनाइटली घूमता रहेगा, सो दे विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? चलिए, ये हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सीबीएसई में कई बार पूछ लेते हैं। अब देखिए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखो इसके दो केसेस आ जाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बच्चों एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। लेट्स से अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो केस वन क्या होगा इसमें बच्चों, केस वन क्या होगा इसमें कि अलोंग द फील्ड चार्ज मूव कर रहा है। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q। क्लियर एकदम? मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q और उसका मास है m। मान लो पॉजिटिव चार्ज ही है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चों इस पर फोर्स किसी भी इंस्टेंट पर इधर की तरफ लग रहा होगा विच इज QE। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लेट्स से इनिशियली हम पहले केस में बोलते हैं, लेट्स से इनिशियली U क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो देखो बच्चों इस पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है Q इंटू ई। इस फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एसलेशन बराबर QE। सो एसलेशन क्या आ गया बच्चों, QE बाय m। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एसेलरेशन कांस्टेंट है। वाई? Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, m कांस्टेंट। एज दिस एसेलरेशन इज कांस्टेंट वी कैन यूज दोज रिलेशंस बच्चों। दैट मीन्स किसी भी टाइम t पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी। दैट मीन्स v बराबर जीरो प्लस QE बाय m इंटू
टी, ये वेलोसिटी हो गया। अगर मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो सिंपली एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो किसी भी लेट से कभी भी ऐसे दिया हुआ हो कि भाई u जीरो नहीं है, तो जस्ट पुट दैट वैल्यू u। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसका मतलब सिंपली ये है, ये रिटार्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? रिटार्ड होने का मतलब समझ लेना, अगर मान लो लेट से नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में एसेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, वो एसेलरेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लगेगी। मान लीजिए इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एक चार्ज यहाँ पर है, सेम चार्ज Q और मास M, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहानी सिंपली ऐसी ही हो जाएगी इधर डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी u, तो अब देखो ये रिटार्डेड मोशन हुआ बच्चों। कैसा मोशन हुआ ये? रिटार्डेड मोशन। क्यों? क्योंकि फोर्स तो इस पर इधर की तरफ लगेगा, F बराबर क्यू ई। क्लियर है? फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सो दैट फोर्स विल स्टॉप, दैट फोर्स विल सप्रेस दिस मोशन। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ कितनी देर बाद वो पार्टिकल रुकेगा? रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। u की जगह क्या है? a की जगह क्या ले लेंगे बच्चों हम? माइनस क्यू ई बाय एम वाई माइनस साइन। इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, एंड डू ऑल द कैलकुलेशंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इसमें जो सेकंड केस होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? E, लेट्स से दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। ठीक बच्चों, अब मान लो मैंने चार्ज को बच्चों, वही सेम चार्ज Q और M, इसको मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, इस पर फोर्स तो इधर लग रही होगी ना, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब ये इसका पाथ कैसा होगा बच्चों? क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो मैंने इसको ऐसे उछाला और फोर्स ऐसे लग रही है, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच द एक्सेलरेशन। अगर इधर फोर्स है तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसका पाथ कुछ पैराबोलिक होगा। क्या कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? अब देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ux क्या हो जाएगा अपना? जीरो, क्योंकि मैंने कुछ x एक्सिस के लॉन्ग तो दिया ही नहीं है वेलोसिटी। uy कितना हो जाएगा बच्चों? u। ax कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? अगेन क्यू ई बाय एम, उसी तरीके से। और अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ay कितना हो जाएगा? जीरो। नाउ y डायरेक्शन में द वेलोसिटी विल नॉट गोइंग टू चेंज, x डायरेक्शन में इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे vy निकालना हो तो वो क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टी, दैट मीन्स vy बराबर uy बराबर u। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर vx निकालना होगा तो ux प्लस ax t, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? जीरो प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो सिंपली क्या लिख दूंगा? vx आई कैप प्लस vy j कैप, दैट मीन्स vx कितना आ गया? क्यू ई बाय एम इंटू टी आई कैप प्लस vy कितना आ गया? u j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? और इसका पाथ अगर मान लो अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ रहा है तो सिंपल है, x और y में रिलेशन लिख दो। x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। y में y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस y इस t की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट अ पैराबोलिक रिलेशन बिटवीन x एंड y। और वो आपको क्या बताएगा? लेट्स से यहाँ से निकाल ही देते हैं, t क्या आ जाएगा? y बाय u, यहाँ पे पुट कर दो तो x बराबर हाफ क्यू ई बाय एम इंटू वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और ये रिलेशन क्या बता रहा है? द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक।
गोला। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं? चलिए बच्चों, अब आगे हम चलते हैं अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों उसको जानने से पहले हमें एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो है एरिया। बच्चों अब देखो बच्चों, हम डेली लाइफ में एरिया से बहुत जगह हम डील करते हैं, और इसी वजह से एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं बच्चों। लेकिन एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों दो तरीके की सरफेस होती है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस मतलब ये जो शीट जिस पर मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, ये एक ओपन सरफेस है। ऐसे समझो 2D सरफेस इज ओपन सरफेस, ऐसे आप बोल सकते हो इसको। दिस इज ऑल्सो अ ओपन सरफेस, दिस इज ऑल्सो अ ओपन सरफेस। रिंग, डिस्क, प्लेन शीट ऑल आर ओपन सरफेस। और क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज क्लोज सरफेस। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, ऑल आर व्हाट? क्लोज सरफेसेस। अब बच्चों ओपन, मान लो ये एक सरफेस है, ये मान लो एक ओपन सरफेस है, ठीक है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो बच्चों, ये एक सरफेस है तो इसके देखो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक ऐसे लाइक दिस ऊपर की तरफ, और एक बच्चों नीचे की तरफ। मान लो इस तरीके से प्लेन सरफेस, एक डायरेक्शन ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये डायरेक्शन ये हो गया परपेंडिकुलर। मान लो ये मैंने डिस्क बनाई हुई है लाइक दिस, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो गई, एक नीचे की तरफ हो गई। एन कैप से इसको डिनोट करते हैं। अब बच्चों कोई भी एक डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव मान लीजिए, और उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव मान लिया तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव मान लिया तो ये नेगेटिव। वाइल अगर सरफेस क्लोज है बच्चों, तो ध्यान रखना आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखना, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन क्या ली गई है? पॉजिटिव स्टैंडर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से सिलेंडर है, तो इसके जो है आउटवर्ड नॉर्मल है, ये सारे के सारे ये क्या है बच्चों? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हैं? बाकी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लेक्चर है, उसमें बहुत डिटेल में बात हो रखी है इन सब के बारे में। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अपने फ्लक्स की तरफ। बच्चों सबसे पहले तो हमें जानना होगा फ्लक्स क्या होता है बच्चों। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात ही नहीं कर रहा। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ बहाव, कि किसी एक एरिया से कितना बहाव किसी चीज का पास हो रहा है। क्लियर है बच्चों? मान लो ये एक एरिया है, और मैंने किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डाल रखी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसी के मापदंड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? तो बोर्ड में हम क्या डेफिनेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस में मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? फाई से। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये जानना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दो वेक्टर्स का डॉट स्केलर होता है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। डिपेंडिंग ऑन थीटा फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा एक्यूट होगा। नेगेटिव कब होगा? जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा। और जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि इस तरीके से एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, तो हम एक स्मॉल सरफेस का फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, उसका एरिया वेक्टर ये रहा। मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस इंस्टेंट पर एंगल बना रहा है थीटा। तो स्मॉल फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ मैं? ई डॉट डी एस। कंप्लीट निकालने के लिए बच्चों क्या कर दूंगा मैं? उसका सरफेस इंट्रीगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं सरफेस इंट्रीगल। ये जो एस लगाया है इसका मतलब है सरफेस इंट्रीगल। सो दैट्स द जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम देखनी है तो आप लेक्चर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसकी एप्लीकेशंस, बहुत तरीके की प्रॉब्लम मैंने वहाँ पर कवर कराई हैं। क्लियर? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली थ्योरम या लॉ, जिसका नाम है गॉस लॉ। बहुत
लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, इसको अंडरलाइन करिए, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस placed in an electric field is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface, where epsilon naught is the permittivity of the free space। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको रीड कैसे करेंगे? सरफेस इंट्रीगल, सरफेस इंट्रीगल फॉर अ क्लोज सरफेस, इस गोले का मतलब है फॉर अ क्लोज सरफेस, दैट मीन्स जब भी हम गॉस लॉ लगाएंगे सरफेस मस्ट बी क्लोज, फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू हाईली सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपको पता भी होगा कई लोगों को कि गॉस लॉ का इस्तेमाल, गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल तो है, बट बच्चों ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना इज नॉट इजी टास्क। मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपको वो जो क्लोज सरफेस के बारे में बार बार क्लोज सरफेस आ रहा है वर्ड, जिसको हम आगे चल के गॉसियन सरफेस के नाम से जानेंगे, कि कैसे हम इस क्लोज सरफेस की चॉइस करते हैं, कैसे हम लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस अराउंड दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जो भी आपको सरफेस लेनी है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट शुड बी क्लोज। We will imagine that closed surface around the charge or charge distribution and that imaginary surface is known as Gaussian surface। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? Gaussian surface। That imaginary closed surface is known as Gaussian surface। क्या आपको ये लॉ क्लियर है एकदम बच्चों? स्टेटमेंट के लिए भी आ जाता है कभी कभी, और इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो हम अभी यहाँ देखने जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कैसे हमें गॉसियन सरफेस चूज करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज। देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज एंड हाईली सिमेट्रिक। जनरली वी विल एनकाउंटर, हमारे सिलेबस में दो ही सिमेट्री हैं बच्चों, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और जनरली यही दो सिमेट्री आती हैं बच्चों। क्लियर है? द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ हेयर, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉस सरफेस। ये रहा बच्चों ये वाला, ये जो राइट साइड में जो Q लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे चार्ज बाहर हो या अंदर। ये नेक्स्ट लाइन आएगी भी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गॉस लॉ इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लोज गॉसियन, देखिए बार बार क्लोज क्लोज क्लोज। क्लियर एकदम? दैट्स वाई ये जो गोला लगाया हुआ है इस तरीके से, ये ऐसे नहीं फालतू में लगा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We will choose Gaussian surface in such a manner that electric field either tangential or parallel or vanish। ये तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस तरीके से आपको Gaussian surface लेना है, और हमें पता चल गया जनरली Gaussian surface या तो स्फेरिकल बनेगा या सिलेंड्रिकल। क्लियर है? सारा खेल किसका है बच्चों? एंगल का, ताकि एंगल के साथ हमें ना खेलना पड़े। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल और पैरेलल एक ही बात आ गया। हेयर इट शुड बी परपेंडिकुलर। क्लियर है एकदम? आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, इस तरीके से हमें लेनी है। और देखिए अगेन यहाँ पर आ गया, जनरली गॉसियन सरफेसेस स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए अब आगे चल के हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चों। सबसे पहली एप्लीकेशन देखिए बच्चों, बोर्ड में आ जाती है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ओके, हमें ऑल्दो पता है इसका एक्सप्रेशन। मान लो एक पॉइंट चार्ज है बच्चों हमारे पास Q, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q, और इस पॉइंट चार्ज से बच्चों मान लो r डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि हमें पता है कितनी होती है, KQ/r²। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें इस चार्ज को एनक्लोज करना है एक गॉसियन सरफेस के तहत।
ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने दिमाग लगाया, इसके अराउंड एक सिमेट्रिक अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी हो तो वो स्फीयर ही होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। तो मैं आर डिस्टेंस का एक स्फीयर इसके चारों ओर इमेजिन कर लेता हूँ। ध्यान रखना, इट इज़ नॉट सर्कल, इट इज़ स्फीयर, इट इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये अपना क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो क्या होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस जो कि क्या होगा, स्फेरिकल। क्या होगा बच्चों, स्फेरिकल। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, मान लो इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ds। ठीक, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, पर आउटवर्ड नॉर्मल, हमें पता है क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ही होगी। दैट मीन्स ये इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि एवरीवेयर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर विच इज थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री। इस बात को ये एंश्योर कर रहा है। अब देखिए बच्चों, हमें गॉस लॉ लगाना है, तो वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट ले रहा हूँ, ds छोटे छोटे एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिए, इन एलिमेंट पर हर बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर E, यहाँ से भी r डिस्टेंस पर E, मतलब ऑन द गॉसियन सरफेस एवरीवेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। क्लियर एकदम। और थीटा 0 है, दैट मीन्स इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो सिंपली हमने खोल दिया, ये सिंपली क्या आ गया, EDS बराबर क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू एनक्लोज क्या होता है बच्चों, चार्ज एनक्लोज बाय दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो कि क्या है बच्चों, क्यू, तो सिंपली क्यू लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। मैंने बता ही दिया अभी अभी आपको, यहाँ पर सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो सिंपली क्या आ गया, ds क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों E क्या आ गया, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विच इज के क्यू बाय r स्क्वायर। और हैंस प्रूफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों आपको। सो हमने प्रूफ कर लिया। सो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में कोई ग्राफ बनवा ले तो इट विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। जब भी आपको बोर्ड में करना है तो इस तरीके से तो अप्रोच करनी है मैथमेटिकली, साथ साथ आपको चीज़ें बतानी भी हैं। गॉसियन सरफेस ये है जो कि आर यूनिट का एक स्फीयर है और ऑन दैट स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर इज सेम एंड थीटा इज 0 डिग्री। बोर्ड में ये सब आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। अब इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नहीं होता बच्चों, ये भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ही है। कब बनेगा ये, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी क्लोज। मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है, तो ये पॉइंट इसके लिए ये वायर क्या हो गया, पेन क्या हो गया, इनफाइनाइट। बट इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट नहीं है। क्लियर एकदम। मतलब कहने का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब कि द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी स्मॉल। ओह यस। मान लो बच्चों मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक। लैम्डा क्या है उसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से। ये 2D में है तो घबराना मत या फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे समझो ये चार्ज वायर, यहाँ से सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है। अगर मैं इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस तरीके से।
तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मान लो मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लाइक दिस। अब मुझे इसको एनक्लोज करते हुए, इस पॉइंट को भी एनक्लोज करते हुए गॉसियन सरफेस बनाना है। वो कैसा होगा आप समझ पा रहे होंगे, सिलेंड्रिकल। क्लियर एकदम। देखो बच्चों, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखकर ही बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, तो कैसा गॉसियन सरफेस बनता है, स्फेरिकल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, पैरेलल इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है भाई, जिसकी लेंथ कितनी होगी, लेट्स से l, और इसका रेडियस कितना है, r। ठीक। अब देखो बच्चों, इसके 3 सरफेस हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। 1 and 2 are plane surfaces, this one, and 3 is what, that curved surface, clear है एकदम। ये एक सिलेंडर है, ऐसे समझे सिलेंडर, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस। सभी में एक एक एरिया वेक्टर बना देते हैं बच्चों। लेट्स से फर्स्ट सरफेस का n कैप हेयर, सेकेंड सरफेस का एरिया वेक्टर n कैप हेयर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हेयर n कैप हेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, यहाँ पर इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, अब वही सब स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, गॉसियन सरफेस विद रेडियस r एंड लेंथ l एंड सो। क्लियर एकदम। हम तो आपको सीधा सिखाते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो E डॉट डी एस विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले बच्चों इस LHS टर्म को हम सॉल्व करते हैं, विच इज E डॉट डी एस। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस बच्चों 3 सरफेस से मिलकर के बनी है, 1, 2 और 3। तो इसको बच्चों देखो मैं इस तरीके से ब्रेक कर लेता हूँ, 1, 2 और 3 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। E डॉट डी एस फॉर 1, E डॉट डी एस फॉर 2, E डॉट डी एस फॉर 3। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो 1 और 2 की खासियत देखो बच्चों, 1 और 2 में ये पूरा का पूरा पैरामीटर 0 होगा। क्यों 0 होगा कोई बताएगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और एरिया वेक्टर इस तरीके से है। एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। इन बोथ द केस एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो गया, 0। और बिल्कुल ठीक बात है यार, ये टर्म क्या दे रही है आपको, फ्लक्स। और जब सरफेस ऐसे है, इस तरीके से सरफेस है, मान लो इस तरीके से प्लेन सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो कौन सी फील्ड इस सरफेस को पास कर रही है यार, कौन सी फील्ड इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है? इस प्लेन सरफेस को तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही ना यार, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी वैनिश हो जाएगा, बचा ये। अब जब बचा ये बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखो, तो एंगल यहाँ पे कितना है बच्चों, हर बार एंगल कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है बच्चों, 0। क्लियर एकदम। और cos 0 कितना होता है, 1। चलो एंगल का चक्कर खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे एलिमेंट लूंगा, ds करके बहुत सारे एलिमेंट लूंगा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेम ही होगी, वाई सिमेट्री में कह सकता हूँ, क्योंकि r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो बच्चों देखो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ई डी एस सिंपली क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सिंपली कितना होता है बच्चों, 2 पाई RL। तो ये LHS हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों RHS सॉल्व करते हैं। RHS वो क्या है बच्चों, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q एनक्लोज मतलब चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो बच्चों इतना सा चार्ज है ना ये, और ये चार्ज कैसे निकालेंगे, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर एकदम, मतलब 1 यूनिट लेंथ का चार्ज, और ये लेंथ कितनी है बच्चों, L। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा बच्चों, लैम्डा L। तो RHS क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को उठा करके इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, E इंटू 2 पाई RL विल बी इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या आ गया, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So that's the expression of
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एट अ डिस्टेंस r अवे फ्रॉम इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। मान लीजिए कोई भी एक शीट है, कोई भी एक प्लेन शीट है, मान लीजिए इस तरीके से एक प्लेन शीट है लाइक दिस, इस तरीके से ये एक प्लेन शीट है, ठीक। और वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, ठीक। मान लो सिग्मा इज द, सिग्मा क्या होगा बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो चार्ज है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो किसी भी एक r डिस्टेंस की दूरी पर हमें फील्ड निकालना है, तो सिंपल है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा लाइक दिस, ठीक। इधर भी इधर भी। तो देखिए इसको एनक्लोज करते हुए गॉसियन सरफेस क्या बनाऊंगा बच्चों? सिलेंडर, ठीक। ये हमने एक सिलेंडर मान लिया लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप ढंग से बना लीजिएगा। ओके, सो ये सिलेंडर हो गया। अगेन इसका एरिया मान लो a है, ठीक बच्चों। ओके फाइन। नाउ अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन 1 नंबरिंग कर देता हूँ, 2 एंड 3। एरिया वेक्टर बनाओ बच्चों, इसका भी एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर एंड इसका एरिया वेक्टर इधर। क्लियर है? अगेन वही सब लाइन आप लिख देना, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस दिस एंड दैट सो एंड सो सिलेंड्रिकल। हम तो अप्लाई करना सीखते हैं, तो क्या होगा बच्चों? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू q enclosed by epsilon naught, charge enclosed by that Gaussian surface, and here the Gaussian surface is slender. अब बच्चों इसको मैं अगेन तोड़ूंगा। सबसे पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ E डॉट डी एस। इसको मैं अगेन 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, E डॉट डी एस फॉर 1, E डॉट डी एस फॉर 2 एंड E डॉट डी एस फॉर 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बार एंगल 90 कहाँ है? यहाँ पर कर्व सरफेस पर। देखिए कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर, सिलेंडर इस बार ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर, सो हेयर it will become 0 because here the theta is 90 degree. In both two cases the theta is 0. Area vector इधर, electric field इधर, area vector इधर, electric field इधर. So in both the cases theta is 0 first of all. और वायर सिमेट्री में कह सकता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी, बहुत क्लोज है, मतलब जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है। आर दूरी मान लेते हैं, मान लो ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? तो सिंपली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं ई डी एस प्लस ई डी एस विच इज़ 2 EDS। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, सो 2 EDS। अब ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पोर्शन। सो इस पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? A। तो सिंपली क्या हो गया? 2EA। समझ में आ गया? चलो अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों RHS विच इज़ Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed क्या होता है बच्चों? यहाँ चार्ज enclosed बाय द गॉसियन सरफेस, मतलब चार्ज enclosed बाय द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर वही चार्ज होगा जो कि इस पोर्शन के अंदर होगा। इस पोर्शन का अंदर एरिया है A, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, सो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को उठा करके इक्वेट कर दो, तो सिंपली 2EA बराबर सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, तो E कितना आ गया बच्चों? सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged plane sheet, and it is independent on the separation between the point where you need to calculate the electric field and the plane sheet। बहुत ही important expression है, कंडक्टर्स के लिए बहुत यूज़ होने वाला है जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसमें एक और एक्सप्रेशन हुआ करता है बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, जो कि इस बार CBSE ने हटा दिया, तो उसको हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स।
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों, ये एक सिस्टम बनाया है हमने पढ़ने के लिए, दिखाया भी हुआ है। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डाइपोल लेंथ। अब देखो बच्चों, कभी बार इसको हम L ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 2L सिंपली इसलिए हम लेते हैं क्योंकि हम हमेशा कैलकुलेशन इसके सेंटर से करते हैं, और अगर इसके सेंटर से करेंगे तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब इसका होता है बच्चों एक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विच इज Q इंटू डाइपोल लेंथ 2L। इट इज डिनोटेड बाय बच्चों P वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखना, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, देखिए, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। ये 2 का सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर अगर L होता तो ये L होता, Q इंटू L वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्लियर एकदम? इस पर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हमने लेक्चर्स में कर रखी हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर हैं उसमें से आप देख सकते हैं। नाउ अब बच्चों सिंपली हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोर्ड में बहुत पूछ लेते हैं बच्चों। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट अलोंग डाइपोल एक्सिस क्या है, देखते हैं बच्चों। मान लो बच्चों 2 चार्जेस हैं, लेट्स से एक डाइपोल मैंने बनाया, लेट्स से यहाँ पर ले लेते हैं हम -Q, यहाँ पर ले लिया हमने लेट्स से बच्चों +Q, एंड द सेपरेशन इज लेट्स से 2L which is dipole length। clear है? and that's the axis। ठीक। अब मान लो बच्चों एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है P, जो कि सेंटर, देखो बच्चों ध्यान रखना, सारी कैलकुलेशन सेंटर से करूंगा मैं, सारी कैलकुलेशन इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके आपको पता चलेगा दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, इन प्रैक्टिकल दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। सो दैट्स वाई हम ना ही यहाँ से कंसीडर करते हैं, हम ना ही यहाँ से, हम सेंटर से कंसीडर करते हैं। मान लो जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो सिंपली ये आप देख पा रहे हैं, ये दूरी कितनी होगी बच्चों, ये r, ये l, तो ये क्या होगा बच्चों r माइनस l, और ये दूरी कितनी होगी बच्चों r प्लस l। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो बच्चों P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड E प्लस Q। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड E माइनस Q। क्लियर है? अब एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों। E प्लस Q का एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, क्या होगा वो KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। KQ बाय R स्क्वायर होता है सिंपली, और यहाँ इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है, इस चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज की दूरी है, ओह सॉरी, इट इज R माइनस L, सॉरी इट इज R माइनस L, दिस सेपरेशन इज R माइनस L। इस पॉइंट की दूरी जहाँ पर हमें निकालना है पॉजिटिव चार्ज से R माइनस L है, सो KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। नंबर 1 -Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सिंपली कितना होगा, KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। नंबर 2, अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो या तो दिस माइनस दिस या ये माइनस है, और हमें देखने से पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होगा बच्चों, E प्लस Q माइनस E माइनस Q। सो क्या होगा बच्चों, KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। KQ कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया बच्चों, अंदर क्या बच गया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ बाय
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर माइनस आना था लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट। सो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक दिस। इस स्टेप के बाद यहाँ पर सो क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2KQ इंटू 2L इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये टर्म क्या हो गया बच्चों, P, ये टर्म क्या हो गया, P। सो 2KP आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दैट ई नेट, ये क्या आ गया बच्चों, ई नेट। अब बच्चों हम देखिए एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन क्या, ये होता ही है, ये होता ही है बच्चों। क्या होता है कि जो डाइपोल लेंथ होती है ना बच्चों, डाइपोल लेंथ, दिस एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। इसको आप समझना, ये एल जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और हमेशा हम कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं। सो जो ई नेट है बच्चों, ये है 2KPR। ई नेट कितना आया बच्चों, ई नेट कितना आया, मैग्नीट्यूड निकालने हैं अभी, 2KPR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जब ये टर्म बहुत छोटी है, सो आर स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। सो हम कह सकते हैं वाया दिस अप्रोक्सीमेशन वी कैन नेग्लेक्ट आर स्को एल स्क्वायर इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर। सो सिंपली ई नेट कितना बच जाएगा बच्चों, सिंपली 2KPR अपॉन में आर की पावर 4, दैट मीन्स 2KP अपॉन में आर क्यूब, एंड दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट हेयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट हेयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, सेम डायरेक्शन। सो वेक्टर फॉर्म में मैं वेक्टर फॉर्म में भी क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ई नेट वेक्टर बराबर 2KP वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, और ये बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? So that's the expression of 2KP by R cube. That's the expression of net electric field at a point on the axis. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Now the next expression is बच्चों the expression of electric field at a point on the perpendicular bisector of the dipole axis. Simple है। क्या बोल रहा है ये? एक डाइपोल बनाइए। एक डाइपोल इस तरीके से हम बनाते हैं like this। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से डाइपोल लेंथ इज 2L, एक पॉइंट है सेंटर पर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लाइक दिस, इस तरीके से इस जगह कोई एक पॉइंट है P, जो कि मान लीजिए यहाँ से लेट्स से यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल है, देखिए सिंपल है। पहले तो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे हम लाइक दिस, ठीक। अब इस पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस क्यू की वजह से रेडियली इनवर्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं बच्चों। ई प्लस क्यू की वजह से कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस कितना आने वाला है? ये डिस्टेंस कितना आने वाला है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये एल होगा। सिमिलरली ये भी कितना आने वाला है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये कितना होगा बच्चों? ए पी क्यू, के क्यू अपॉन दिस का स्क्वायर विच इज़ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी वजह से कितना होगा बच्चों? ई माइनस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो एग्जैक्टली इनके बीच में से जाएगा बच्चों, ई नेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अब वो कैसे निकालेंगे बच्चों? सिंपल है। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स अपनी अप्लाई करते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा वाया सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया बच्चों? 90 माइनस थीटा। और ये पूरा का पूरा 90 होता है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? थीटा। और सिमेट्री से ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों? थीटा। क्लियर है? और ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया कि E प्लस क्यू will be equals to E minus Q, let's say will be equals to E। क्लियर एकदम? सो देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट ये होगा E cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा E sin थीटा, ऊपर वाले का भी E cos थीटा और E sin थीटा। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? 2E cos थीटा। यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ ये दो ही हैं और कुछ है ही नहीं। तो सिंपली ई नेट कितना आ गया? सिंपली ई नेट कितना आ गया बच्चों? 2E cos थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 ई की जगह के क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से cos थीटा निकालिए बच्चों, इस ट्राइंगल से cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या आएगा बच्चों? बेस विच इज एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा बच्चों? सिंपली ई नेट कितना आ जाएगा? सिंपली ध्यान से देखिए, सो के क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या बन गया बच्चों? पी। तो सिंपली के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब नाउ ये आपको पता ही है बच्चों, ये आपको पता ही है फॉर शॉर्ट डाइपोल, या फिर ये होता ही है, ये होता ही ऐसा कि L जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू R। सो एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट एज कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर। तो सिंपली ई नेट कितना बन जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज? के पी अपॉन ये 0 आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो सिंपली आर क्यूब, विच इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। पहला रिजल्ट। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। सो वेक्टर फॉर्म लिखते टाइम सिंपली हम एक माइनस साइन लगा देंगे। ई नेट किसके बराबर होगा? माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपको? कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? ये वाले एकदम क्लियर है कंसेप्ट। चलिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है वो है बच्चों एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बार पूछ लेते हैं वो। अब देखिए क्या है बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले सिस्टम को समझो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एवरीवेयर एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। उसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल दिया है, मतलब इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना है बच्चों? पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2L। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हियर इट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड राइट नाउ। ओके, अभी फिलहाल बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर देखो नेट फोर्स तो 0 है, F बराबर Q इंटू ई यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी F बराबर Q इंटू ई होगा। नेट फोर्स 0 है क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखिए इन दोनों को अगर मैं पीछे ड्रॉ करूंगा, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। सो नेट टॉर्क भी 0 होगा, ये 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों मान लो मैं एक्सटर्नल एजेंट स्लाइटली इस डाइपोल को रोटेट कर लूं वाया एंगल थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके से ये सेंटर O और ये थीटा एंगल मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो कोई पूछ ले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, सो क्या होगा बच्चों? आउटवर्ड। ऐसे क्लियर एकदम। बाकी अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक,
अब देखो बच्चों, फोर्स तो अभी भी उतनी लग रही है बच्चों, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू क्यू ई, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ पर हेयर F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब मान लो मैंने इसको रोटेट करा इस तरह से और छोड़ दिया, अब क्या होगा बच्चों, देखो एक फोर्स यहाँ लग रही है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको रोटेट कर देंगे, दोनों फोर्स मिलकर के इसको रोटेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब नेट टॉर्क जीरो नहीं है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बच्चों देखो अब अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो बच्चों अलग अलग है, इसी के चलते नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब देखो नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, अब मुझे नेट टॉर्क निकालना है। तो 11वीं क्लास में मैंने चीज पढ़ रखी है, इफ द नेट फोर्स इज जीरो तो नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। तो पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, सेंटर या फिर ABC, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेट्स से मैं सेंटर पॉइंट के अबाउट ले लेता हूँ। तो बच्चों 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा टॉर्क वेक्टर बराबर R क्रॉस F विच इज RF साइन थीटा, क्लियर है। और R साइन थीटा को मैं सिंपली क्या भी लिख सकता हूँ, F इंटू R परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब लेट्स से F1 F2 दो नाम दे देता हूँ, वो अलग बात है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मान लो टॉर्क ऑफ F1 लिखता हूँ अबाउट O, टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O, लेट्स से टाउ 1, तो वो कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्शन में बाद में निकालने सिखाऊंगा, तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा बच्चों। देखिए ये क्या होगा बच्चों, L, ये क्या होगा बच्चों, L, क्लियर है। ये एंगल इज थीटा, सो ये क्या होगा L कॉस थीटा, और ये क्या होगा L साइन थीटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, L साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, O के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 का क्या हो गया, L साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R परपेंडिकुलर विच इज L साइन थीटा, सो दैट मीन्स QE L साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो डायरेक्शन, अब ये वाली फोर्स इसको कैसे घुमाएगी, इस तरीके से घुमाएगी, सो डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, इनवर्ड। ये तो डायरेक्शन निकालनी आती ही है ना आपको, क्लियर एकदम। कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से R वेक्टर इस तरीके से जाएगा, F वेक्टर इस तरीके से है ही, सो R क्रॉस F, R से F की तरफ इनवर्ड, सो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इनवर्ड। और घूमेगा कैसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, कैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये ध्यान रखना। अब नाउ टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O, लेट्स से टाउ 2, तो क्या होगा वो F2 इंटू R परपेंडिकुलर, अगेन ये L है, ये थीटा, तो अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा। तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये L है तो ये L कॉस थीटा, अगेन ये क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। इस ट्राइंगल से देखिए ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा, ये L है तो ये L कॉस थीटा, और ये L साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये L साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं QE इंटू L साइन थीटा। अगेन डायरेक्शन निकालेंगे, F वेक्टर ये रहा, R वेक्टर ये रहा सेंटर से, सो अगेन R क्रॉस F, तो अगेन क्या होगा, इनवर्ड, और घुमाएगा इसको इस तरीके से ही। तो नेट टॉर्क क्या हो गया बच्चों, सिंपली ऐड कर दो, टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो क्या आ गया बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे, 2QE L साइन थीटा, दैट मीन्स EQ इंटू 2L साइन थीटा, और इसको कह सकते हैं बच्चों हम P, दैट मीन्स PE साइन थीटा। तो ये तो हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, PE साइन थीटा, क्लियर है। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो बच्चों, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से थी और डाइपोल मोमेंट इस तरीके से था, और ये एंगल था थीटा। अब मान लो P क्रॉस E करूँ तो इनवर्ड, करेक्ट, E क्रॉस P करूँगा तो आउटवर्ड,
तो वेक्टोरियली इसको कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, इट इज P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको कहानी एकदम क्लियर है इसकी? क्लियर है एकदम। सो बच्चों यहाँ पर हम इस लेक्चर को रोकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर की पूरी थ्योरी डिटेल में एनालाइज करी है, डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीबीएसई के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, और इस लेक्चर्स की सारी पीडीएफ फाइल, मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।